क्या की जाती है? कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या किया जाता है? बायोप्सी, बायोस्कोपी, कोलेडोलॉजी या रेडियोग्राफी? कैंसर, यहां पर एक शब्द दिया है, एक बीमारी का नाम, क्या नाम दिया है? कैंसर दिया गया, कैंसर। और पूछ रहा है कि कैंसर की जांच के लिए इनमें से कौन सी विधि या क्या किया जाता है ना, ये हमसे पूछ रहा है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले बीमारी का नाम आया है कैंसर। बीमारी का नाम क्या आया? रोग का नाम क्या आया? कैंसर। कैंसर जैसे ही हमारे दिमाग में आए, हमारे सामने आएगा, हमें एक शब्द तो हमारे दिमाग में तुरंत रूप से आना चाहिए कि कैंसर एक असंक्रामक रोग है। देखो पहला प्रश्न तो यहीं से बन सकता है सीधा सीधा कि कैंसर एक प्रकार का असंक्रामक रोग है। असंक्रामक रोग का मतलब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, यानी कैंसर फैलता नहीं है दोस्तों। एक इंसान से दूसरे इंसान तक कैंसर नहीं फैलता। हाँ, ये एक व्यक्ति के शरीर में ही एक जगह से दूसरी जगह तक फैल सकता है और इस घटना को हम कहते हैं मेटास्टेसिस। ये कैंसर शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल सकता है और इस घटना को हम कह सकते हैं मेटास्टेटिस। तो ध्यान रखना, कैंसर एक असंक्रामक रोग है, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, जिसमें एक इंसान से दूसरे इंसान तक तो नहीं फैलेगा, लेकिन ये एक ही व्यक्ति के शरीर में एक जगह से दूसरी जगह तक फैल सकता है और इस घटना को मेटास्टेसिस कहते हैं। दूसरी बात, कैंसर होता क्या है, यहां से भी प्रश्न पूछ सकता है। तो ध्यान रखना, कोशिकाएं जब अनियंत्रित रूप से विभाजन करने लगे, यानी एक निश्चित समय में कोशिका का विभाजन होता है, भाई 24 घंटे में कोशिका का विभाजन होगा या 2 घंटे में होगा या 40 घंटे में होगा, जितना भी समय, अगर कोशिका विभाजन की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाए, बहुत स्पीड से ये काम होने लग जाए, तो कोशिकाएं विभाजित होने के बाद में एक समूह बना लेती है, एक गुच्छा बना लेती हैं, कोशिकाओं का एक गांठ बन जाती है, जिसे हम कैंसर कहते हैं। ठीक है, तो कैंसर में एक और पॉइंट याद रखना, कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन, कोशिकाओं का कैसा विभाजन? अनियंत्रित विभाजन ही क्या कहलाता है? कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन ही क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है ना। गांठ बन जाती है, ट्यूमर बन जाता है, ये आपको याद रखने। तो 2-3 पॉइंट यहां से मैंने आपको बताए। तीसरा प्रश्न क्या पूछना चाह रहा है, जांच के लिए क्या किया जाता है? तो ध्यान रखना, जांच के लिए बायोप्सी की जाती है दोस्तों। क्या की जाती है? बायोप्सी। तो यहां पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बायोप्सी की जाती है। एक छोटा सा टुकड़ा इस तरह से चिमटे की मदद से बाहर निकाला जाता है और फिर ये जांच करते हैं कि भैया इसमें कोशिका विभाजन की स्पीड क्या है, किस स्पीड से कोशिका विभाजन हो रहा है ना। अगर सामान्य से अधिक गति पाई जाती है तो समझ लेंगे कि भाई हाँ कैंसर है। अगर सामान्य है तो कैंसर की गांठ नहीं है, नॉर्मल भी गांठ हो सकती है, नॉर्मल भी ट्यूमर हो सकता है ना। गांठ को ट्यूमर कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं, ट्यूमर। अच्छा, एक प्रश्न ये भी आ जाता है, एक प्रश्न ये भी आ जाता है, ध्यान से सुनना। कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ध्यान रखना, कैंसर के अध्ययन को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। और दूसरा एक प्रश्न ये भी आ सकता है, ब्लड कैंसर या रक्त कैंसर क्या होता है? ये कुछ संभावित प्रश्न जो कैंसर से बनते हैं। तो ये 3-4 प्रश्न मैं मेरी तरफ से बता देता हूं। एक तो इसकी स्टडी को कहते हैं ऑन्कोलॉजी, कैंसर के अध्ययन को कहते हैं ऑन्कोलॉजी, ये लीजिए एक प्रश्न तो ये इंपॉर्टेंट बनेगा। दूसरा, यहां पर ब्लड कैंसर जो होता है इसको ल्यूकीमिया कहा जाता है। जो ब्लड कैंसर होता है उसको ल्यूकीमिया के नाम से जानते हैं, ल्यूकीमिया कहा जाता है। और इस ल्यूकीमिया में क्या होता है, हमारे शरीर में जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं WBC, उनकी संख्या बढ़ जाती है। हमारे शरीर में जो सैनिक कोशिकाएं हैं, सैनिक कणिकाएं हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है, यानी WBC की संख्या बढ़ जाती है। इस स्थिति को कहा जाता है ल्यूकीमिया, यानी कि ब्लड कैंसर। कैंसर और भी जगह हो सकते हैं, त्वचा का कैंसर, लसिका ग्रंथियों का कैंसर, ब्लड का कैंसर, अलग अलग। ठीक है, तो यहां पर पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, बायोप्सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न बहुत ही प्यारा, शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज्यादा मात्रा किस चीज का कारण बनती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट, है ना। ब्रोंकाइटिस, हिंदी में कहते हैं श्वसनी शोथ, हिंदी में कहते हैं श्वसनी शोथ, ब्रोंकाइटिस, श्वसनी शोथ। मधुमेह, डायबिटीज, पथरी, स्टोन, पथरी, और मेनिंजाइटिस, ये भी एक ब्रेन से संबंधित बीमारी है, मस्तिष्क से संबंधित रोग है। ठीक है, तो यहां पर कैल्शियम ऑक्जेलेट जैसे ही आपके पास आए तुरंत रूप से आपका उत्तर जाना चाहिए थर्ड ऑप्शन, यानी कि पथरी पर, स्टोन पर। यहां पर सही ऑप्शन हो जाएगा पथरी यानी कि स्टोन।
कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है ये किडनी यानी वृक्क या गुर्दे की पथरी का कारण बनता है। ध्यान रखना, कौन सी पथरी, गुर्दे या किडनी की पथरी, गुर्दे की पथरी का कारण बनता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, गुर्दे की पथरी का कारण बनता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। अच्छा, और भी एक पॉइंट सुन लो, जब यहां पर और सारी चीजें आएंगी, ये श्वसनी शोथ, ये तो श्वसन से संबंधित रोग है। श्वसनी शोथ यानी ब्रोंकाइटिस, जो ब्रोंकियोल्स होती है उनमें स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। इसके अलावा मधुमेह या डायबिटीज, ये इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी है। इंसुलिन हार्मोन जो कि अग्नाशय से निकलता है, उस इंसुलिन हार्मोन की कमी से होने वाली बीमारी है मधुमेह। और ये मेनिंजाइटिस, ये मस्तिष्क से संबंधित रोग है, ये ब्रेन से संबंधित रोग है जिसमें मस्तिष्क की झिल्लियों में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कैल्शियम ऑक्जेलेट पथरी का कारण बनता है, स्टोन का कारण बनता है। ठीक है, और किस चीज की पथरी, गुर्दा, गुर्दा बोले तो किडनी, किडनी को हिंदी में एक और नाम से पुकारते हैं, इसी को हम कहते हैं वृक्क, वृक्क। मैं यहां पर एक चीज का ध्यान और रखूंगा, मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूं। आपके पेपर में 20 नंबर की हिंदी, कितने नंबर की हिंदी, हिंदी के 20 प्रश्न आएंगे, यानी 20 नंबर की हिंदी है। तो मैं यहां पर एक चीज का अवश्य ध्यान रखूंगा, हालांकि मैं आपको विज्ञान विषय पढ़ा रहा हूं यानी साइंस पढ़ा रहा हूं, लेकिन मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, मैं ये मानता हूं जहां तक है। तो हिंदी के भी शब्दों का मैं ध्यान रखूंगा, कहीं पर मैं अशुद्ध शब्द आएगा तो उसको सुधारने की कोशिश करूंगा, बाकी मेरे द्वारा लिखा हुआ शब्द शुद्ध ही होगा जहां तक है, आप मान के चलें। ठीक है, तो आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह या डायबिटीज होता है। देखो प्रश्न आ गया मधुमेह का, अभी हमने पीछे पढ़ा था डायबिटीज या मधुमेह को लेकर, और अब तीसरा प्रश्न मधुमेह या डायबिटीज, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। डायबिटीज या मधुमेह खूब पूछा जाने वाला प्रश्न है, और इसको अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है ना। पहली बात तो ये समझ लो कि मधुमेह भी दो प्रकार का होता है। कई लोगों को लगता है कि एक ही प्रकार का है, ये मधुमेह या डायबिटीज भी दो प्रकार का होता है। एक होता है डायबिटीज मेलिटस, जिसकी यहां पर चर्चा की जा रही है, डायबिटीज मेलिटस, एक तो ये होता है डायबिटीज मेलिटस, और दूसरे नंबर पे आता है डायबिटीज इंसिपिडस, दूसरे नंबर पे आता है डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये दो प्रकार का होता है ये डायबिटीज या मधुमेह रोग, है ना। एक तो होता है डायबिटीज मेलिटस, जिसकी यहां पर चर्चा की जा रही है। हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है, जिसका नाम है अग्नाशय यानी कि पैनक्रियाज। हमारे शरीर में एक ग्लैंड या ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम होता है अग्नाशय या पैनक्रियाज। देख लो, हर एक शब्द शुद्ध लिख रहा हूं, ये शब्द भी पूछे जा सकते हैं, आपके हिंदी में भी काम आएंगे, इसलिए ध्यान रखना। ये शब्द देख लो, शुद्धि में काम आएगा, अग्न्याशय, अग्नाशनी अग्न्याशय, है ना, हिंदी का भी ध्यान रखना। इस अग्नाशय से हार्मोन निकलता है इंसुलिन। कौन सा हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। और इस इंसुलिन हार्मोन की जब कमी हो जाती है, ये इंसुलिन हार्मोन काम क्या करता है, ये ब्लड शुगर या रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अच्छा, ब्लड में शुगर होती कौन सी है भाई, ब्लड में शुगर का तो पता चले कि ये ब्लड शुगर को जो कंट्रोल करता है, तो ब्लड में शुगर होती कौन सी है, तो ब्लड में शुगर होती है ग्लूकोज। कौन सी शुगर होती है, ग्लूकोज। तो जब इस अग्नाशय से जो इंसुलिन हार्मोन निकलता है, इस हार्मोन की मात्रा में कमी हो जाती है, तो इस हार्मोन के कम होने से ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है, ज्यादा बढ़ जाता है। और जैसे ही ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो इस बीमारी को कहेंगे डायबिटीज मेलिटस या मधुमेह रोग के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है, व्यक्ति को बार बार पेशाब लगता है, बार बार पेशाब जाता है और प्यास बहुत ज्यादा लगने लगती है, ये डायबिटीज इंसिपिडस है ना। चलो, तो यहां पर डायबिटीज मेलिटस के बारे में पूछा गया है, और ये ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से बीमारी होती है, सिंपल है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग। प्रश्न में एक शब्द दिया है स्पेशल, एक महत्वपूर्ण शब्द के ऊपर उसने जोर दिया है, और ये शब्द है यौन संक्रामक रोग। क्या नाम है, यौन संक्रामक रोग। मैं इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल कर देता हूं, और वो शब्द है एसटीडी। एसटीडी क्या फुल फॉर्म है एसटीडी का, देखो एसटीडी का फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, हिंदी में कहते हैं यौन संक्रामक रोग।
सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संक्रामक रोग, ऐसी बीमारियां या ऐसे रोग जो किसी बीमार व्यक्ति के साथ, किसी रोगी व्यक्ति के साथ, किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ शारीरिक संबंध बनाने पर फैलते हैं, फिजिकल रिलेशन बनाने पर। और वो शारीरिक संबंध कैसे? असुरक्षित। अब यहां पर असुरक्षित का मतलब क्या है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखना। सिर्फ शारीरिक शब्द संबंध नहीं, असुरक्षित शारीरिक संबंध, बिना प्रोटेक्शन के, बिना निरोध के, बिना प्रोटेक्शन, बिना निरोध के, निरोध है ना, बिना प्रोटेक्शन, बिना निरोध के, बिना कॉन्डोम यूज किए या बिना किसी गर्भ निरोधक युक्ति के, अगर गर्भ निरोधक युक्ति नहीं सॉरी, बिना प्रोटेक्शन के अगर शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में इस तरह की बीमारियां फैलने का खतरा होता है। अच्छा, साधारण व्यक्ति के साथ बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी रोगी व्यक्ति के साथ, किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ अगर संबंध बनाए जाएंगे तो फिर दिक्कत आएगी। ऐसी बीमारियों को हम कहते हैं एसटीडी, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब यहां पे छांटो भाई, क्या टीबी है? यक्षमा का मतलब टीबी। क्या टीबी सेक्सुअली फैलता है? नहीं, टीबी नहीं फैलता। टीबी तो खांसने छींकने से फैलने वाली बीमारी है, लंग्स डिजीज है, लंग डिजीज है, ठीक है। क्या हेपेटाइटिस बी? अच्छा, हेपेटाइटिस बी बिल्कुल फैलता है। सिफिलिस ये भी फैलता है, एड्स ये भी फैलता है ना। तो ये तीन बीमारियां तो फैलती हैं। पूछ रहा है कौन सा नहीं फैलता, तो बताओ नहीं फैलने की जब बात आएगी तब किसका नाम लोगे? टीबी का नाम लोगे। ये लो, यहां पर मैं टिक लगा देता हूं, टीबी यानी कि यक्षमा पर। टीबी, टीबी एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, एक जीवाणु से होने वाली बीमारी है। और इस बीमारी में याद रखना, एक छोटा सा पॉइंट याद रखना, इस बीमारी में 2 पॉइंट जहां से प्रश्न बनते हैं टीबी बीमारी से। पहला, इस बीमारी में टेस्ट कौन सा किया जाता है? टेस्ट, तो इस बीमारी में टेस्ट किया जाता है मेंटॉक्स। टीबी के अंदर टेस्ट किया जाता है मेंटॉक्स। और दूसरा प्रश्न बनता है, इसमें वैक्सीन या टीका कौन सा लगता है? इसमें वैक्सीन या टीका कौन सा लगता है? तो इसमें वैक्सीन या टीका लगता है बीसीजी, बैसिलस कॉमेट ग्यूरिन, बैसिलस कॉमेट ग्यूरिन, ठीक है। और एसटीडी की जब बात कर रहे हैं तो एड्स का नाम आएगा, एचआईवी से फैलता है। कौन से वायरस से? एचआईवी से, ठीक है। सिफिलिस का नाम आएगा, ट्रेपोनिमा पैलिडम जीवाणु की वजह से फैलता है। और हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस वायरस की वजह से या हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से फैलता है। सिंपल, बिल्कुल एड्स की तरह फैलता है, बिल्कुल एड्स की तरह। मच्छर जिम्मेदार नहीं है, बाकी सेम टू सेम है, ठीक है। अच्छा, एक बीमारी और याद रखना, यहीं पर एक बीमारी और लिख देता हूं, गोनोरिया। ये गोनोरिया भी एसटीडी रोग है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये 4 बीमारियां याद रख लेना क्रमशः, ये एसटीडी में शामिल होती है। सिंपल, समझ में आ रहा है अच्छे से? कहीं भी लगे कोई डाउट है तो कह देना, बाकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं हर एक पॉइंट कवर करने की, ठीक है। चलो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बहुत आसान सा प्रश्न है, सिलिकोसिस। देखो होता क्या है, जो लोग अलग अलग उद्योग धंधों में काम करते हैं, जैसे कोई मार्बल फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई रुई कपास फैक्ट्री में काम कर रहा है, या कोई गन्ने के जूस की रेडी पर काम कर रहा है, या कोई कहीं और काम कर रहा है, तो लाख उद्योग, लाख की चूड़ियां बनती है, यहाँ पर काम कर रहा है। तो ये जो लोग यहाँ पे काम करते हैं, ये सांस जब लेंगे तो सांस के साथ में वहां जो मटेरियल मौजूद है वो इनके लंग्स में जाएगा, फेफड़ों में जाएगा और ये बीमारी फैलाएगा। यहाँ बीमारी दी हुई है सिलिकोसिस। तो जो लोग मार्बल फैक्ट्रियों में काम करते हैं, संगमरमर वाले जो काम है उनमें काम करते हैं, फिर उनके सिलिका, सिलिकॉन वगैरह जाते हैं, डस्ट जमा होती है और उसकी वजह से बीमारी हो जाती है सिलिकोसिस। तो ये एक फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, यानी कि लंग डिजीज है, फेफड़ों से संबंधित रोग है, लंग डिजीज के अंदर आता है, ठीक है, सिलिकोसिस, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बहुत ही प्यारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये मानव रोग से है, यानी ह्यूमन डिजीज। और मानव रोग में भी ये प्रश्न, थैलेसीमिया आनुवंशिक रोग है। किस तरह का रोग है? आनुवंशिक रोग है, आनुवंशिक रोग है, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। ये लीजिए, जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि आनुवंशिक रोग है, जेनेटिक डिसऑर्डर है। प्रश्न को पढ़िए एक बार, थैलेसीमिया का जो पेशेंट होता है, रोगी, उसमें किस चीज का संश्लेषण नहीं हो पाता, किस चीज के संश्लेषण की क्षमता उसमें नहीं होती, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए, विटामिन डी, हार्मोन, हीमोग्लोबिन या प्रोटीन। तो भाई पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि थैलेसीमिया होता क्या है और किस वजह से होता है। तो थैलेसीमिया जो बीमारी है ये एक आनुवंशिक रोग है और ये 11वें नंबर के गुणसूत्र पर, 11वें नंबर के गुणसूत्र या क्रोमोसोम पर
कितने गुणसूत्र होते हैं टोटल? 46 यानी 46। उसमें से 11वें गुणसूत्र पर खराब जीन आने से या विकृत जीन आने की वजह से, 11वें नंबर के गुणसूत्र पर विकृत जीन आने की वजह से यह बीमारी होती है जिसका नाम क्या है? थैलेसीमिया। और इस थैलेसीमिया के रोगी में, यह प्रश्न सीईटी में खूब आया था, अभी जो लास्ट टाइम सीईटी लगा था ना, हर शिफ्ट में ये प्रश्न आया था। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तो ध्यान रखना। ये किस चीज का संश्लेषण की क्षमता खत्म हो जाती है? हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता खत्म हो जाती है, तो यहां सही ऑप्शन हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अच्छा, इसी तरह की और बीमारियां भी याद रखना आनुवंशिक रोगों में। जैसे एक बीमारी तो आप याद रखना हीमोफीलिया, एक बीमारी तो आप याद रखना हीमोफीलिया, हीमोफीलिया। एक बीमारी आप याद रखना वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। इनमें भी एक्स गुणसूत्र पर खराब जीन आने की वजह से बीमारियां होती हैं। और इनमें भी क्या होता है, या तो व्यक्ति रंगों में विभेद नहीं कर पाता, लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता, और इधर हीमोफीलिया में इसे शाही रोग भी कहते हैं, रॉयल डिजीज। कौन सा रोग कहते हैं? शाही रोग, रॉयल डिजीज, क्योंकि रानी विक्टोरिया के परिवार में मिला था ये बीमारी या रोग, इसलिए इसे शाही रोग भी कहते हैं, रॉयल डिजीज। ठीक है। खून का थक्का नहीं जमता इस बीमारी में, ब्लड क्लोट नहीं होता, खून का थक्का नहीं बन पाता, और ऐसी स्थिति में अगर एक बार चोट लगी तो फिर खून बहता रहेगा और खून का थक्का बनने में काफी सारा दिक्कत आएगी, समय लगेगा। ठीक है, तो यहां पर ये बीमारी याद रखना, ये भी आनुवंशिक रोगों की श्रेणी में आती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आओ। देखो, मिलान वाला प्रश्न है, और मिलान वाले प्रश्नों में ध्यान रखना हमेशा हमें ऑप्शन से करने होते हैं ऐसे प्रश्न। ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आपको चारों ऑप्शन आए, मैं पहले ही कह देता हूं, जरूरी नहीं है कि आपको चार ऑप्शन आए। कई बार इधर उधर की बीमारियां भी डाल सकता है या कोई नया ऑप्शन भी डाल सकता है। इस तरह के प्रश्नों को करने का सबसे अच्छा तरीका होता है ऑप्शन। आपको जो सबसे अच्छा आता है, जो बिल्कुल करेक्ट आता है, पहले आप उसको करेंगे। देखो, हालांकि मुझे सारे आते हैं, आपको भी यहाँ पर ये सारे आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट आए पहले उसको करो और फिर ऑप्शन काटना शुरू कर दो। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। अगर आपने पहले नंबर पे पढ़ा मलेरिया, क्या पढ़ा आपने? मलेरिया पढ़ा मान लो, और आपको पता है कि मलेरिया जो है, मलेरिया ये प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये आपको कंफर्म है। तो ए में 3 आएगा, तो देखो ए में 3, इसका मतलब ये ऑप्शन तो कट गया यहाँ पे। और देखते हैं, आगे चलते हैं। अब हैजा, तो हैजा विब्रियो कॉलेरी जीवाणु की वजह से होता है, विब्रियो कॉलेरी की वजह से, तो डी में आएगा 4, तो देखो डी में ये कट गया, 2 ऑप्शन तो आपने काट दिए। अब देखो बाकी का क्या सिस्टम चलेगा। क्षयरोग, क्षयरोग का मतलब है टीबी, टीबी, और टीबी किसकी वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से, और अमीबिएसिस ये एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से। तो बी में आएगा 1, बी में 1 आ रहा है। अच्छा, ये 2 ऑप्शन बचे ना, तो ये भी गलत हो गया, एक ही ऑप्शन सही है, चौथे नंबर वाला। ठीक है, बी में 1, और सी में क्या आएगा? 2 आएगा, सी में 2 आएगा। ठीक है भाई, ये आप देख लीजिए, इस तरह से मामला चलेगा। अच्छा, एक चीज और सुन लीजिए यहां पर, मलेरिया तो प्रोटोजोआ की वजह से होने वाली बीमारी है। मलेरिया तो कैसा रोग है? प्रोटोजोआ की वजह से होने वाला रोग है, प्रोटोजोआ। एक कोशिकीय जीव होते हैं, प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। ठीक है, अमीबिएसिस ये एंटमीबा, हाँ ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की वजह से, ये भी प्रोटोजोआ की वजह से होने वाले रोग है। ठीक है, ये अमीबिएसिस भी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। अच्छा, ये टीबी और हैजा ये दोनों जीवाणु की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से होने वाली बीमारियां हैं, जीवाणु या बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं दोनों के दोनों। ठीक है, याद रहेगा यहां पर। तो बीमारियां या रोग बैक्टीरिया से भी होते हैं, वायरस से भी होते हैं, प्रोटोजोआ से भी होते हैं। ठीक है, कृमि वाले भी आएंगे अभी, वर्म या कृमि वाले, फंगस या फफूंद वाले भी आएंगे। जैसे कोई गंजा हो जाता है तो गंजापन जो होता है, गंजापन वो फफूंद की वजह से होने वाली बीमारी है। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न पढ़ेंगे, बहुत शानदार प्रश्न है। यहाँ शायद ये साल गलत लिख दिया है, यहाँ ये 1976 नहीं आएगा भाई, है ना, ये याद रखना, ये साल छोड़ दो तुम, ये 1796 है जहां तक मैं कंफर्म कर पा रहा हूं, है ना, 1796, 1796 आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये साल छोड़ दो और तुम प्रश्न यहां से पढ़ना शुरू करो। चेचक का टीका किसने खोजा? चेचक, चेचक, चेचक का मतलब बड़ी माता। कौन सी माता? बड़ी माता। अब तो ये बीमारी समाप्त हो चुकी है भारत से। चेचक को कहते हैं बड़ी माता, अंग्रेजी भाषा में कहते हैं स्मॉल पॉक्स। अब ये मत सोचना कि स्मॉल का मतलब बड़ी कैसे हो गया, है ना,
अंग्रेजी में नाम यही है, बस मैं तो ये जानता हूं, ठीक है। बड़ी माता यानी कि चेचक या स्मॉल पॉक्स। और पूछ रहा है इसका वैक्सीन या टीका। प्रश्न क्या पूछ रहा है, इसका वैक्सीन, टीके को अंग्रेजी भाषा में वैक्सीन कहते हैं। तो चेचक या बड़ी माता का वैक्सीन या टीका किसने खोजा, प्रश्न ये है, ठीक है। अब हमें पहले तो ये पता हो कि ये वैक्सीन क्या होता है भाई, है ना, व्हाट इज वैक्सीन, और वैक्सीन का शब्द का मतलब क्या होता है। एक बार तो पटवारी के पेपर में यही पूछ लिया था कि वैक्सीन शब्द का मतलब क्या होता है। तो ध्यान रखना, ये जो वैक्सीन शब्द है ये लैटिन भाषा के वैका शब्द से बना है। ये जो वैक्सीन शब्द है ये लैटिन भाषा के कौन से शब्द से बना है, वैका शब्द से बना है, वैका। और इस वैका शब्द का मतलब होता है गाय। तो पहला तो आपको ये पता होना चाहिए वैक्सीन शब्द का मतलब क्या है। दूसरा आपको ये पता होना चाहिए दुनिया का पहला वैक्सीन कौन सा था। दुनिया का पहला वैक्सीन, पहली बार वैक्सीन कौन सा बना था और किसने बनाया था। तो पहला जो वैक्सीन था वो डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने बनाया था, ठीक है। किसने बनाया था, डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने। पहला जो वैक्सीन बनाया गया था वो डॉक्टर एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाया गया था। और साल जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं 1796, 1796 है ना, 1796 ये दुनिया का पहला वैक्सीन, पहला टीका। और किस बीमारी के लिए बनाया गया था, तो ये बनाया गया था चेचक के लिए, चेचक का टीका। प्रश्न भी हमसे यही पूछ रहा है, चेचक का टीका किसने खोजा था। तो बताओ यहां पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर, ठीक है। अच्छा, लुईस पास्चर ने तो रेबीज का टीका बनाया था। किसका टीका बनाया था, रेबीज का वैक्सीन बनाया था, रेबीज का टीका। जो ये कुत्ते वगैरह काट लेते हैं ना, रेबीज हो जाता है, उसका वैक्सीन बनाया था लुईस पास्चर ने, ठीक है। इसके अलावा साल्क ने ये पोलियो का वैक्सीन बनाया था, पोलियो वैक्सीन बनाया था सबसे पहले 1951 में। पोलियो वैक्सीन बनाया था किसने, साल्क ने। नाम था इसका आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है। चलिए, तो यहां पर ये सारी बातें याद रखना, वैक्सीन किसने खोजा, क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट यहां पर मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट सुन लो, जो प्रश्न भी आ सकता है। जब आपसे पहला वैक्सीन पूछा जा सकता है कि पहला वैक्सीन कौन सा, और आपने कहा कि पहला वैक्सीन है चेचक का, तो आपसे यह भी तो पूछा जा सकता है कि पहला एंटीबायोटिक कौन सा और किसने बनाया। पहला एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक को हिंदी में कहते हैं प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक को हिंदी भाषा में कहते हैं प्रतिजैविक। ये लीजिए, ये दो प्रश्न है मेरे पास, है ना। पहला वैक्सीन तो आपको अभी अभी पता चला, चेचक का टीका। चेचक का टीका किसने बनाया, डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने बनाया, डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने बनाया चेचक का टीका। डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने बनाया चेचक का टीका। लेकिन पहला एंटीबायोटिक अगर पूछे, पहला एंटीबायोटिक अगर पूछे तो ध्यान रखना, पहला एंटीबायोटिक याद रखना पेनिसिलिन। पहले एंटीबायोटिक का नाम याद रखना पेनिसिलिन। और इस पेनिसिलिन को बनाया गया था डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसे बनाया गया था, डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसे बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था या किस चीज से बनाया था इसको, तो ये पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक था इसे फफूंद या कवक से प्राप्त किया गया था, इसे कवक या फंगस या फफूंद से प्राप्त किया गया था या बनाया गया था। और उस फफूंद का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम, उस कवक या उस फफूंद का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। ये लीजिए, क्या तमाम तरह की जानकारी मिल पाई आपको, क्लियर हो पाया अच्छे से। चलिए, यहां तक की कहानी अच्छे से क्लियर हो पा रही है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही इसमें, यस। तो चेचक का टीका डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने बनाया, डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने। और पहला एंटीबायोटिक कौन सा, पेनिसिलिन किसने बनाया, डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कवक से बनाया और उस कवक का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। सिंपल है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका सही उत्तर है एडवर्ड जेनर, लगा लेना टिक। अगले प्रश्न की तरफ चलो। प्रश्न 200 है और हर एक प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड है, बिल्कुल ना इससे ऊपर लेवल ना इससे नीचे लेवल। आप बिल्कुल हल्का भी मत मान के चले कि
चतुर्थ श्रेणी अधिकारी की परीक्षा है तो बिल्कुल गिरा देंगे लेवल को। और आप ऐसा भी ना माने कि भाई चतुर्थ श्रेणी है तो कोई फर्स्ट ग्रेड का या कोई RS लेवल का पेपर आएगा, दोनों ही बातें गलत है ना। जो मैं लेकर के आया हूं प्रश्न वही चतुर्थ श्रेणी के ही मतलब के प्रश्न है एकदम, और आसपास की जानकारी जो मैं दे रहा हूं ये भी बिल्कुल चतुर्थ श्रेणी मतलब की है ना, इसको अदरवाइज मत लेना। आप चतुर्थ श्रेणी अधिकारी की श्रेणी में आपका बहुत अच्छा लिंक हो जाएगा, आपका जीवन बनने वाला है, आप सोच के देखिए। ठीक है, आ जाओ प्रश्न पढ़ते हैं। मनुष्य में इंसेफेलाइटिस निम्न में से किस वाहक से स्थानांतरित होता है? भाई प्रश्न पूछा गया है एंसेफेलाइटिस को लेकर। अब ये जापानी एंसेफेलाइटिस भी हो सकता है या नॉर्मल एंसेफेलाइटिस भी दे सकता है। ठीक है, और कह रहा है किस वाहक, वाहक का मतलब कैरियर, देखो ये शब्द इंपॉर्टेंट है, वाहक यानी कि कैरियर। तो किस वाहक की वजह से ये इंसेफेलाइटिस स्थानांतरित होता है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना। बच्चों आवाज अच्छे से आ रही है आप सभी तक? आवाज ठीक से आ रही है अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? चलिए, तो प्रश्न कह रहा है एंसेफेलाइटिस किस वाहक की मदद से होता है। पहले तो ये वाहक का मतलब समझो कि वाहक क्या होता है ना, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। 3 शब्द मैं आपको बता रहा हूं। पहला शब्द मैं आपको बता रहा हूं रोगजनक या रोग कारक। देखो कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, इसलिए थोड़ा सा मेरे से पढ़ लो ये चीजें, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। पहला शब्द तो मैंने लिखा रोगजनक या रोग कारक, अंग्रेजी भाषा में इसे हम कहते हैं पैथोजन। अंग्रेजी भाषा में इसे हम कहते हैं पैथोजन। ठीक है, रोगजनक या रोग कारक, पहला शब्द। दूसरा शब्द रोगवाहक या वेक्टर, रोगवाहक या अंग्रेजी भाषा में हम इसके लिए शब्द इस्तेमाल करेंगे वेक्टर। और तीसरा शब्द होता है वाहक या कैरियर। ठीक है, तीसरा शब्द होता है वाहक या कैरियर। तो ये 3 शब्द है मेरे पास। अब इन तीनों का मतलब समझना। कोई भी बीमारी जिस बैक्टीरिया, जिस वायरस या जिस सूक्ष्म जीव की वजह से हो रही है या जिस जीव की वजह से हो रही है उसे हम कहते हैं रोगजनक या रोग कारक, पैथोजन कहते हैं, पैथोजन। जो उसको फैला रहा है, जो आप तक पहुंचा रहा है, उसे हम रोगवाहक भी कहते हैं और वाहक भी कहते हैं। फिर फर्क क्या है दोनों में? रोगवाहक में और वाहक में फर्क क्या है? रोगवाहक वो है जो उस सूक्ष्म जीव को अपने शरीर के अंदर रख कर लाए, अपने शरीर में स्थान दे के लाए उसको। और वाहक केवल वो है जिसको पता नहीं है कि मैं इस सूक्ष्म जीव को उसके शरीर तक पहुंचा रहा हूं, गलती से अनजाने से वो उसको पहुंचा दे, बस इतना सा फर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एंसेफेलाइटिस के बारे में पूछा है। हालांकि इसको प्रश्न में रोगवाहक लिखना चाहिए था, रोगवाहक, लेकिन कोई बात नहीं, इसने वाहक लिखा, चल जाएगा काम। ठीक है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा जापानी एंसेफेलाइटिस में, तो वो हो जाएगा हमारे पास क्यूलेक्स मच्छर। कौन सा मच्छर हो जाएगा? मादा क्यूलेक्स मच्छर। ठीक है, ये एनोफ्लिस तो मलेरिया फैलाने के लिए जिम्मेदार होता है। कौन सी बीमारी? मलेरिया फैलाने के लिए जिम्मेदार होता है, मलेरिया, मलेरिया। ठीक है, समझ में आ गई बात? मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है जापानी एंसेफेलाइटिस या एंसेफेलाइटिस, एक वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है, ये एंसेफेलाइटिस एक वायरस से होने वाला रोग है, वायरस जनित रोग, यानी विषाणु से होने वाला रोग है, वायरस से होने वाला रोग है एंसेफेलाइटिस। सिंपल है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अगले प्रश्न की। एनोफिलिस मलेरिया फैलाता है ना, मलेरिया। हाँ भाई, अगला प्रश्न है हृदयाघात के कारण, हृदयाघात, हार्ट अटैक, हार्ट अटैक नहीं, हार्ट अटैक, हृदयाघात के कारण। तो ध्यान रखना, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा भी होगा, कभी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है तो या तो दिल में दर्द होता है या कंधों में भी होता है ना, हाथ में, कंधे में, इस तरह से दर्द होता है अचानक से। और जब अस्पताल लेके जाते हैं तो पता चलता है कि इस व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है, यानी दिल का दौरा जिसे कहते हैं पड़ना। अभी दिल का दौरा पड़ता क्यों है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अधिकतर लोगों को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती और वो गलत पढ़ाते भी हैं और गलत समझते भी हैं बच्चे इसको। ठीक है, एक शब्द मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, कोरोनरी। दिल का काम क्या है अब समझना ध्यान से। आज हार्ट अटैक समझा रहा हूं केवल 2 लाइनों में, जीवन में नहीं बोलोगे। दिल का काम क्या है? खून को शुद्ध करना दिल का काम नहीं है।
दिल का काम है, हार्ट हृदय का काम है ब्लड को पंप करना, सप्लाई करना, ठीक है। अच्छा, जब ब्लड पंप करता है तो शरीर का सारा गंदा खून दिल में आता है और फिर दिल से कहाँ भेजता है, लंग्स में यानी कि फेफड़ों में भेजता है, फिर फेफड़ों से शुद्ध होने के बाद वापस दिल में आता है और दिल से वापस से शरीर में ट्रांसफर कर देता है, पंप कर देता है। क्या शरीर का ही सारा गंदा खून दिल में आता है? क्या दिल खुद एक अंग नहीं है? तो क्या दिल के अंदर का जो अशुद्ध रक्त है वो उसमें नहीं आएगा? या शुद्ध होने के बाद क्या शुद्ध रक्त दिल के अंदर नहीं जाएगा? तो यहाँ पर हम बाकी के पूरे परिसंचरण को तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हम एक चीज छोड़ देते हैं हमेशा, और वो चीज है दिल स्वयं खुद। जैसे बचपन में कहानी सुनते थे ना कि एक आदमी से पूछा भैया कितने लोग हैं, उसने सबको गिन लिया, खुद को छोड़ दिया। ऐसे ही हम जब भी परिसंचरण पढ़ते हैं, सर्कुलेशन पढ़ते हैं, तो उसमें हम सबको गिन लेते हैं सिवाय एक दिल के। तो दिल में से भी अशुद्ध रक्त आता है और दिल को भी शुद्ध रक्त जाता है, और ये काम कौन करता है? इस काम को करती है कोरोनरी धमनी और कोरोनरी शिरा। तो यहाँ पर कोरोनरी धमनी और कोरोनरी शिरा ये काम करती है, ठीक है। जब इस धमनी में जो दिल को शुद्ध रक्त लेकर जाती है, जब इसमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जब इसमें कचरा जमा हो जाता है, तो तब जाकर दिल में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती पूरी तरह से, और तब जाके क्या होता है, हार्ट अटैक होता है, यानी हृदयाघात होता है, दिल का दौरा पड़ता है, ठीक है। जब दिल का दौरा पड़ता है तो लेकर के जाते हैं मरीज को, और वहां पता चलता है कि भाई इस व्यक्ति की जो कोरोनरी धमनी है इसमें इतना % ब्लॉकेज है, कहते हैं ना इतना % ब्लॉकेज है। वो कौन सी विधि होती है जिससे पता चलता है? उस विधि को कहते हैं एंजियोग्राफी। तो डॉक्टर सबसे पहले क्या करता है? एंजियोग्राफी करता है, ये पता करने के लिए कि कितना % ब्लॉकेज आ रखा है। और एंजियोग्राफी के बाद अगर बहुत ज्यादा ब्लॉकेज है जो दवाइयों से ठीक नहीं हो सकता, तो फिर बाईपास करना पड़ता है या छल्ले डालने पड़ते हैं, और उन छल्ले डालने की प्रोसेस को कहते हैं एंजियोप्लास्टी। अब पढ़ो इस प्रश्न को, अब तुम्हारा प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। देखो, हृदयाघात का कारण शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाना, बिल्कुल। ये कोलेस्ट्रॉल सुनते ही आपके दिमाग में एक छवि बनती है, ये भी सुन लो, कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही आप सबके मस्तिष्क में ये आता है कि ये बहुत बेकार चीज है। लेकिन नहीं दोस्तों, आप गलत सोच रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल दोनों टाइप का होता है, अच्छा भी होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम HDL कहते हैं, HDL HDL है ना। और एक बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है शरीर के लिए, जो दिल का दौरा लाने का कारण बनता है, वो होता है LDL, हाइपर डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, लोअर डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, है ना। दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है। तो जो तुम ये बर्गर वगैरह खाते हो ना बाहर ठेले पर, ये बुरा कोलेस्ट्रॉल बनाता है, बैड कोलेस्ट्रॉल या LDL बनाता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ेगा, बिल्कुल गलत होगा दिल के लिए। धमनियों में रक्त के थक्के का पहुंचना, अब धमनियां जो कोरोनरी धमनी है उनमें ब्लड क्लोट होने लग गया, यानी बह नहीं पा रहा पूरी तरह से ब्लड, तो ये भी कारण है, बिल्कुल सही कारण है दिल के दौरे का। और हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा का पहुंचना, समझ गए? हृदय में रक्त की अपर्याप्त मात्रा, यानी खुद हृदय को ही रक्त नहीं मिल पा रहा है, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। तीनों कारण सही है हृदयाघात के। तो बताओ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये सभी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये सभी, ठीक है। तो हृदयाघात या हार्ट अटैक के कारण, कोलेस्ट्रॉल के प्रकार, कोरोनरी धमनी, कोरोनरी शिरा क्या है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी क्या है। एक लास्ट पॉइंट और बता देता हूं यहीं पर, जो अपनी रक्त वाहिनियां होती हैं, ब्लड वेसल्स, एक अंतिम पॉइंट और सुन लो। अपने शरीर में जो ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी कि रक्त वाहिनियां जो होती हैं, ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिनियां कौन कौन से प्रकार की होती हैं भाई? आप कहोगे 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है शुद्ध रक्त का वहन करने वाली धमनी या आर्टरी, दूसरी होती है गंदे या अशुद्ध रक्त का वहन करने वाली शिरा यानी कि वेन्स, शिरा, और तीसरी होती है इन दोनों को जोड़ने वाली केशिका या कैपिलरीज, ध्यान रखना, इन रक्त वाहिनियों की स्टडी को, इन रक्त वाहिनियों के अध्ययन को हम एंजियोलॉजी कहते हैं। इन रक्त वाहिनियों के अध्ययन को हम एंजियोलॉजी कहते हैं, एंजियोलॉजी। इन रक्त वाहिनियों के अध्ययन को हम एंजियोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्लियर? चल, एक एक पॉइंट बिल्कुल डिटेल में